दोनों छोटे स्कूटर पर बैठकर समुद्र किनारे के कस्बे में इधर उधर भागने लगे, लेकिन अगले ही पल केकड़ों की फौज पूरे शहर पर हमला करते हुए टूट पड़ी। केकड़ों के इस हमले ने जल्द ही डॉक्टर सेसिल का ध्यान खींच लिया, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में उनका जमीन पर आना तो बस शुरुआत थी। केकड़ों की ये फौज अब रियो डी जनेरियो, ओकिनावा, मुंबई जैसे कई शहरों में पहुंच चुकी थी। उनके जमीन पर आने की सबसे बड़ी वजह थी समुद्र के पानी का लगातार गर्म होना। मजबूरी में उन्हें ऐसा करना पड़ा। बाद में हमलावर केकड़ों को रेफ्रिजरेटेड ट्रकों में भरकर रिसर्च बेस लाया गया। सेसिल ने पूरी सुरक्षा तैयारी के बाद मेडिकल मशीन से केकड़ों को खोला। पहले उसने उनके पेट से थोड़ा सा गाढ़ा पदार्थ निकाला, फिर उस पर खून की एक बूंद डाली। कुछ ही पलों में उसने देखा कि खून की वो बूंद आंखों के सामने उस पदार्थ में समा गई। इससे साबित हो गया कि ये अजीब बैक्टीरिया सिर्फ लॉबस्टर में ही नहीं, बल्कि शायद हर समुद्री जीव के अंदर मौजूद है। दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, जापान और दूसरे देशों के एक्सपर्ट्स से बातचीत के बाद उन्हें हैरानी हुई कि हर समुद्र के केकड़ों का डीएनए लगभग एक जैसा था। इतना ही नहीं, हर तरह के केकड़े उन इलाकों में पाए जा रहे थे जो समुद्र के अंदर मौजूद हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास थे। सेसिल का मानना था कि इनमें किसी तरह का म्यूटेशन हो चुका है और इसका मतलब था कि एक बहुत बड़ी आपदा आ चुकी है। इस मामले पर तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। अंदेशा था कि ये जहरीला संक्रमण दूषित खाना, पानी या इंसानों के आपसी संपर्क से फैल सकता है। क्योंकि इस जहर को मारने के लिए कोई दवा मौजूद नहीं थी, इसलिए फिलहाल एक ही रास्ता था, इसे फैलने से रोकना। इसके लिए अटलांटिक महासागर के किनारे हर तरह की मछली पकड़ने की गतिविधि रोकने का फैसला लिया गया। लेकिन एक बड़े अधिकारी को ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका कहना था कि इससे तटीय इलाकों की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। सेसिल चाहे जितने सबूत और तर्क दे, वो मानने को तैयार नहीं था। वो किसी भी हाल में शहर की अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहता था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका यही फैसला आगे चलकर कितनी बड़ी तबाही लाने वाला है। कहानी अब समुद्री जांच अनुसंधान केंद्र पर आती है। लियोन व्हेलों के झुंड के सामने दिख रहे उस अजीब चमकते प्रकाश को देखकर बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके समुद्र संबंधी ज्ञान के हिसाब से समुद्र में ऐसा कोई भी जैविक प्रकाश स्रोत मौजूद नहीं है जो इससे मेल खाता हो। ऊपर से वो जबरदस्त दहाड़ जैसी आवाज, जिसने सबको और ज्यादा उलझन में डाल दिया। आवाज सुनने में हम्पैक व्हेल जैसी लगती थी, लेकिन ध्यान से सुनने पर साफ था कि वो उनकी आवाज नहीं थी। उसी वक्त लैब में लिसा को भी एक नई खोज मिली। उसका मानना था कि शायद उसने एक बिल्कुल नई प्रजाति खोज ली है। ये उपकरण उन्हें सांचुआन कंपनी के अधीन एक पोर्ट से मिला था, लेकिन सैंपल कम होने की वजह से वो अभी कोई पक्का निष्कर्ष नहीं निकाल पा रही थी। अगर सांचुआन कंपनी का एक और ऐसा ही सैंपल मिल जाए तभी बात साफ हो सकती थी। फैसला होते ही उसी रात लियोन अंधेरे का फायदा उठाकर चुपचाप सांचुआन के पोर्ट में घुस गया। सोचा तो उसने बहुत कुछ था, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट ही निकली। कुछ कदम भी नहीं चला था कि ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से सीधा टकरा गया। थोड़ी ही देर में कई गार्ड्स ने उसे जमीन पर दबोच लिया। मैनेजर ने साफ कह दिया कि अगर वो मुकदमे से बचना चाहता है तो उसे अपने आने का मकसद बताना ही होगा। मजबूरी में लियोन ने सांचुआन फाउंडेशन के दाबिन और ताइफेंग को सब सच बता दिया। जब उन्हें पता चला कि ये नया उपकरण जापान के समुद्री इलाके से आया है तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। इसके बाद दाबिन ने कहा कि वो पूरा सहयोग कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि लियोन के पास इस खोज से जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो सब उन्हें बतानी होगी। दाबिन ने भरोसा दिलाया कि उन्हें पूरी मदद दी जाएगी। जल्द ही उन्होंने ये बात माकिमुरा के सीईओ को बता दी। इस समय तेजी से बढ़ने वाले और दांतों वाले आइस वर्म पहले ही उनकी परेशानी बने हुए थे और अब एक और म्यूटेंट प्रजाति सामने आ गई थी। ये साफ तौर पर उनके संसाधन खनन के लिए बड़ा खतरा था। माकिमुरा ने भारी चिंता के साथ फोन काट दिया और साफ था कि वो किसी बड़ी योजना के बारे में सोच रहा है। दूसरी तरफ डॉक्टर सिगेल और उनकी टीम समुद्र की गहराई में आइस वर्म्स की प्रजनन स्थिति देखने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा उनके चेहरे पर हैरानी छा गई। समुद्र तल पर फैले आइस वर्म्स अब वहाँ मौजूद ही नहीं थे। उनकी जगह जमीन पर मशीनों से खुरची गई लंबी लंबी लकीरें दिखाई दे रही थीं। सवाल ये था कि ये सब किसने किया। सिगेल को पूरा यकीन था कि ये नताशा की कंपनी की करतूत है, क्योंकि हाल ही में सिर्फ उसी कंपनी ने इस तरह के उपकरण खरीदे थे। नताशा ने कहा कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन सिगेल उसकी एक बात भी मानने को तैयार नहीं थी। उसका गुस्सा पूरी तरह फूट चुका था और दोनों का झगड़ा यहीं खत्म हो गया। बाद में सिगेल ने अपने शक कैथरीन को बताया। उसका कहना था कि इस बात को सबके सामने लाना चाहिए, लेकिन कैथरीन ने इसका विरोध किया। उसका मानना था कि भले ही समुद्र तल पर माइनिंग की बात सामने आ जाए, कंपनी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा वो किसी एक इंसान को बलि का बकरा बना देंगे और वो इंसान शायद नताशा ही होगी। इधर चार्ली हेडक्वार्टर छोड़कर 6 पहियों वाले ट्रैक्टर से सर्वे स्टेशन वापस आ गया। बॉयफ्रेंड के साथ पूरी रात गुजारने के बाद सुबह उसका बॉयफ्रेंड काम पर निकल गया। जैसे ही चार्ली ने कंप्यूटर खोला और अनरीड ईमेल देखने लगा, वो अचानक चौंक गया, क्योंकि उसे जूली की आवाज सुनाई दी। वो जूली का आखिरी ईमेल था जो उसने मरने से ठीक पहले भेजा था। आखिर में जूली की आई मिस यू सुनकर
चार्ली टूट सा गया। लेकिन जब वो इस वीडियो को बार बार देखने लगा तो उसे जूली के पीछे खिड़की के बाहर एक हल्की सी अजीब रोशनी दिखाई दी। एक समुद्री सर्वे जहाज बहुत ही अजीब अंदाज में तेजी से गहरे समुद्र में डूबता चला गया। अपने दोस्त को खोने का गम चार्ली सह नहीं पा रहा था, लेकिन उसी दौरान उसे एक बहुत बड़ा सुराग मिला, क्योंकि उसे खिड़की के बाहर दिख रही वो रोशनी बेहद अजीब लगी। और अजीब बातें यहीं खत्म नहीं हुई। उसने पहले सर्वे जहाज के डूबने के बाद रिकॉर्ड की गई ऑडियो क्लिप चलाई, फिर जूली के ईमेल की उस ऑडियो को चलाया जिसमें इंटरफेरेंस था। कई बार तुलना करने के बाद वो हैरान रह गया, क्योंकि दोनों ऑडियो की वेव बिल्कुल एक जैसी थी। उसे कुछ समझ आने लगा तो उसने तुरंत अपनी ये खोज कैथरीन और डॉक्टर सिगेल को बता दी। जूना जहाज के डूबने से पहले जूली के आसपास अजीब रोशनियां और लगातार रहस्यमयी आवाजें थी, और ये आवाजें जहाज के डूबने के बाद वाली रिकॉर्डिंग से हैरानीजनक रूप से मिलती जुलती थी। रोशनी की वेवलेंथ और आवाज की फ्रीक्वेंसी भी बिल्कुल एक जैसी थी। ये सुनते ही कैथरीन ने बीच में रोक दिया। उसका कहना था कि शायद किसी नुकीली संरचना ने कम्युनिकेशन सिग्नल में दखल डाला होगा, इसलिए ऐसा हुआ। चार्ली ने तुरंत कहा कि उसके पास एक और अहम खोज है। जहाज के डूबने से कुछ घंटे पहले आसपास के पानी का तापमान अचानक बढ़ गया था। ये तापमान कुछ घंटों तक चरम पर रहा और फिर धीरे धीरे सामान्य हो गया। उसका मानना था कि समुद्र तल की बर्फ या किसी पदार्थ के पिघलने से बड़ी मात्रा में गैस निकली, जिससे आखिरकार एक विस्फोट जैसा असर हुआ। अपने अंदाजे को साबित करने के लिए बस इतना करना था कि गहरे समुद्र में जाकर एक सबमर्सिबल पर कैमरा लगा दिया जाए। ये सुनते ही कैथरीन भड़क उठी। उसका कहना था कि चार्ली की थ्योरी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोथर्मल विस्फोट से निकला गर्म पानी सतह तक पहुंचने से पहले ही ठंडा हो जाता है। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इतनी गर्मी को समुद्र तल से सीधे जूना जहाज तक पहुंचा सके, चाहे वो इंसान हो या प्रकृति। ये कहकर कैथरीन गुस्से में बाहर चली गई और सिगेल भी उसके पीछे पीछे निकल गई। स्क्रीन के सामने बस एक उदास और उलझा हुआ चार्ली रह गया। क्या वो सच में गलत था? कैथरीन असल में चार्ली से नहीं बल्कि खुद से नाराज थी। अगर उसने जूना को उस समुद्री इलाके में भेजा ही ना होता तो शायद ये हादसा ना होता। सिगेल ने उसे समझाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कोई भी भविष्य नहीं देख सकता। कैथरीन ये बात जानती थी, लेकिन फिर भी वो खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। बातों बातों में सिगेल ने कहा कि उसे लगता है चार्ली का अंदाजा पूरी तरह बेबुनियाद नहीं है। ये सुनते ही कैथरीन ने उसे घूर कर देखा। अंदर ही अंदर वो भी ये बात समझती थी, बस किसी और को जोखिम में नहीं डालना चाहती थी। आखिरकार वापस आकर वो फिर से स्क्रीन के सामने बैठ गई और सोचने लगी। सिगेल नताशा से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। जब उसने नताशा के ऑफिस फोन किया तो पता चला कि नताशा ने इस्तीफा दे दिया है। तब सिगेल को एहसास हुआ कि उसने सच में उसे गलत समझा था। उसने नताशा के लिए एक मैसेज छोड़ा कि वो उससे मिलना चाहती है, क्योंकि उसके पास एक बेहद जरूरी बात है। इसके बाद उसने सान जुआन के दाबेन को फोन किया। दाबेन ने उसे एक कनाडाई व्हेल एक्सपर्ट के बारे में बताया। उस एक्सपर्ट ने एक नई प्रजाति की प्रजनन गति देखी थी जो सिगेल द्वारा खोजे गए आइस वर्म्स की रफ्तार से बिल्कुल मेल खाती थी। ये दोनों समुद्री जीव संसाधन खनन को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे थे, इसलिए उसका मानना था कि लियोन और सिगेल के बीच जरूर बहुत सी बातें कॉमन होंगी। कुछ देर बाद दोनों एक्सपर्ट्स आपस में संपर्क करने में कामयाब हो गए। लियोन ने बताया कि उसे व्हेल और उस नई प्रजाति के ब्रेन स्टेम में एक तरह का ऑर्गेनिक पदार्थ मिला है। कई बार टेस्ट करने के बाद उसने पाया कि दोनों में करीब 100 समान मॉलिक्यूलर कंपाउंड मौजूद है। लियोन ने आगे कुछ कहने के बजाय सिगेल से एक वीडियो देखने को कहा। बातचीत के आखिर में दोनों को एक ही एहसास हुआ, एक कनाडा में है, दूसरा यूरोप में। दूरी इतनी ज्यादा होने के बावजूद दोनों एक ही बात पर चर्चा कर रहे थे। इससे साफ था कि दोनों समझ चुके थे कि ये मामला बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। सिगेल जब घर लौटी तो उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। वो नताशा थी, वो महिला जिससे वो हमेशा प्यार करती आई थी। सिगेल ने उसे देखते ही माफी मांगी और कहा कि उसे नताशा पर भरोसा न करने का बहुत अफसोस है। नताशा ने कहा कि वो उससे अलविदा कहने आई है। पहले काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि कहीं जा नहीं पाई, अब नौकरी छोड़ दी है और दुनिया देखना चाहती है। वो जैसे सिगेल से कुछ कहने का इंतजार कर रही थी, लेकिन सिगेल कुछ बोल ही नहीं पाई। जब सिगेल ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की तो नताशा रुक गई। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सिगेल उससे पहले बोल पड़ी। नहीं, मैं तुम्हें रोक नहीं रही, उसने कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये समझो, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे बिना सोच भी नहीं सकती। सिगेल बहुत देर तक कुछ कहने की कोशिश करती रही, लेकिन जो सबसे जरूरी बात थी वो फिर भी कह नहीं पाई। अलविदा सिगेल, नताशा ने कहा। सिगेल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज की उसकी ये हिचकिचाहट उसे पूरी जिंदगी पछताने पर मजबूर कर देगी। उस रात किसी वजह से सिगेल सो नहीं पाई। अगली सुबह उसे लियोन का ईमेल मिला। वीडियो में उसने एक ऐसी आवाज सुनी जो उसे जानी पहचानी लगी। जांच के बाद उन्हें पता चला कि ये आवाज जूनो के डूबते वक्त रिकॉर्ड हुई आवाज से लगभग एक जैसी है। भले ही देश अलग हों, समुद्र अलग हों, लेकिन इन आवाजों के बीच गहरा संबंध था। आखिरकार उन्हें चार्ली के सुझाव से सहमत होना पड़ा। उन्होंने तय किया कि समुद्र तल पर एक कैमरा लगाया जाएगा ताकि ये पक्का किया जा सके कि वेंट एक्टिव है या
नहीं। सिगेल ने कहा कि वो खुद जाकर चार्ली से बात करेगी। जल्द ही वो हेलीकॉप्टर से चार्ली के द्वीप पर पहुंच गई। चार्ली ने वीडियो देखा और सिगेल ने उसे पूरी कहानी बताई। अपनी थ्योरी को सही साबित होते देख चार्ली बहुत खुश हुआ, लेकिन जब वो सिगेल को विदा कर रहा था तभी हेडक्वार्टर में एक बेहद खतरनाक सुनामी का सिग्नल पकड़ में आया। उसी पल रहीम के दिमाग में सबसे पहले चार्ली को चेतावनी देने का ख्याल आया। दुर्भाग्य से चार्ली के पास फोन नहीं था। रहीम घबराकर परेशान हो गया। उसी वक्त सिगेल हेलीकॉप्टर में बैठ चुकी थी और चार्ली स्टेशन की तरफ पैदल जा रहा था। तभी चार्ली का बॉयफ्रेंड गाड़ी चलाते हुए वहां से गुजरा। चार्ली को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये उसके बॉयफ्रेंड के साथ आखिरी मुलाकात होने वाली है। इधर सिगेल ने फोन उठाया। दूसरी तरफ कैथरीन की घबराई हुई आवाज थी। ये सुनते ही सिगेल के होश उड़ गए। उसी समय नताशा समुद्र किनारे एक रेस्टोरेंट में पहुंची। उसने कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड से अकेले में बात करना चाहती है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो उससे ब्रेकअप करने आई थी, लेकिन बॉयफ्रेंड ने उससे कहा कि थोड़ी देर इंतजार करे। नताशा समुद्र किनारे चली गई और हवा महसूस करने लगी। उधर चार्ली अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। वो अपने बॉयफ्रेंड की गाड़ी को रोकना चाहती थी, मगर उसकी आवाज वहां तक पहुंची ही नहीं। घबराकर वो पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ पड़ी। ये औरत समुद्र के किनारे खड़ी धूप सेंक रही होती है, लेकिन अगले ही पल उसके सिर के ऊपर अचानक समुद्री चीलों का एक बड़ा झुंड मंडराने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई अनदेखा सिग्नल मिल गया हो, क्योंकि वे सब एक साथ बहुत तेजी से उस इलाके को छोड़कर भागने लगती हैं। नताशा को जैसे ही होश आता है वह सामने फैले समुद्र की तरफ देखती है और उसी पल उसे एक बहुत बड़े खतरे की आहट महसूस होती है। बिना एक सेकंड गंवाए वह पूरी ताकत से दौड़ पड़ती है। उसी समय पास के रेस्टोरेंट में बैठे लोग भी यह सब देख लेते हैं और पल भर में हर कोई बेकाबू होकर जान बचाने के लिए ऐसे भागता है जैसे सिर पर मौत सवार हो। थोड़ी ही देर में नताशा को उसका बॉयफ्रेंड दिख जाता है। उसे लगता है कि अब वह उसे अपने साथ लेकर भागेगा, लेकिन अगले ही पल साफ हो जाता है कि वह गलत सोच रही थी। अपनी जान बचाने के लिए वह बेरहमी से कार स्टार्ट करता है और बिना पीछे देखे वहां से निकल जाता है। उसे अपनी गर्लफ्रेंड की जरा भी परवाह नहीं होती। नताशा तेज तूफानी हवा के बीच किसी तरह अपनी कार की तरफ भागती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। घबराहट में वह फोन निकालकर सिगेल को कॉल करती है, लेकिन उसी वक्त सिगेल दूसरी तरफ चार्ली की जान बचाने में लगा होता है। ऐसी तबाही के सामने कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। अब बस एक ही रास्ता था, जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाना, वरना दोनों की मौत तय थी। सिगेल का फोन नहीं उठता और नताशा पूरी तरह टूट जाती है। मजबूर होकर वह सिगेल के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ देती है। जैसे ही उसकी आवाज खत्म होती है, करीब 10 मीटर ऊंची एक विशाल लहर उसकी तरफ टूट पड़ती है। उधर उसी समय सिगेल और चार्ली हेलीकॉप्टर में बैठ चुके होते हैं। जैसे ही लहर उन्हें निगलने ही वाली होती है, हेलीकॉप्टर वक्त रहते हवा में उठ जाता है। बस एक पल में ही सुनामी सब कुछ तबाह कर देती है। घर लौटने के बाद सिगेल बार बार नताशा का वॉइस मैसेज सुनती है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। ऐसा नहीं कि उसे दुख नहीं है, बल्कि उसका दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। इधर चार्ली भी अपने बॉयफ्रेंड को खोने के बाद उसी दर्द से गुजर रही होती है। कुछ ही समय बाद मेडिकल एक्सपर्ट सेसिल एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है। वह बताती है कि जापान के समुद्री इलाके से शुरू होकर म्यूटेटेड लॉबस्टर अब दुनिया के हर समुद्र में फैल चुके हैं। सेसिल का मानना होता है कि यह सब किसी इंसानी हरकत की वजह से हुआ है। धरती की करीब 40% आबादी समुद्र के किनारे रहती है और अगर केकड़ों के झुंड इसी तरह जमीन पर चढ़ाई करते रहे तो इंसानियत को इतिहास का सबसे बड़ा पलायन करना पड़ेगा। इस हालात को रोकने के लिए सेसिल कुछ करने का फैसला करती है। उसी रात वह खुद सिगेल से संपर्क करती है और अपने मन की सारी बातें खुलकर रखती है। वह कहती है कि हाल के दिनों में जो कुछ भी हो रहा है उसे अब साइंस से समझाया ही नहीं जा सकता। पहले लॉबस्टर का मछुआरों के जाल में फंसना एक तरह से मजबूरी थी, लेकिन अब केकड़ों की फौज का इंसानों पर हमला करना पूरी तरह एक्टिव अटैक है। ये किसी भी तरह से नेचुरल साइंस से समझ में नहीं आता। सुनने में ये भले ही अजीब लगे, लेकिन सेसिल को लगता है कि यह समुद्री जीवों की तरफ से इंसानों के खिलाफ जवाबी हमला है, एक तरह का बदला। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सिगेल उसकी बात से पूरी तरह सहमत होगा। अगले ही दिन अलग अलग फील्ड के बड़े बड़े एक्सपर्ट एक साथ बैठते हैं और सारी घटनाओं को जोड़कर देखते हैं। इंसानों पर हमला करते व्हेल, दांतों वाले बर्फीले कीड़े, म्यूटेटेड ईल्स और बैक्टीरिया से भरे केकड़ों के झुंड। आखिरकार सब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि समुद्र की गहराई में जरूर कोई बेहद हाई इंटेलिजेंस म्यूटेटेड जीव मौजूद है, जो सारे समुद्री जीवों के दिमाग को कंट्रोल कर रहा है और दुनिया का नया सिस्टम बनाना चाहता है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि यह किसी एलियन इंटेलिजेंस का भी मामला हो सकता है। काफी सोच विचार के बाद फैसला होता है कि उन्हें गहरे समुद्र में जाकर सच्चाई का पता लगाना होगा, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे और संसाधनों की जरूरत थी। सिगेल वर्ल्ड ओशन रिसर्च
ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन मांगता है, लेकिन जवाब वही आता है जिसकी उम्मीद थी। उन्हें लगता है कि सिगेल का दिमाग खराब हो गया है। तभी 3 शिप्स कंपनी के मालिक किमुरा उन्हें एक मौका देता है। भले ही सिगेल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मना पाया, लेकिन वह किमुरा को जरूर मना लेता है। किमुरा कहता है कि उसने इस ग्रह से बहुत कुछ लिया है, अब वह उसे कुछ लौटाना चाहता है और समुद्र और धरती को हुए नुकसान की भरपाई करना चाहता है। हालांकि उसकी बातों के पीछे उसका अपना फायदा भी था, क्योंकि अगर सच सामने नहीं आया तो उसकी कंपनी को भी भारी नुकसान होना तय था। वजह चाहे जो भी हो, किमुरा का सपोर्ट उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। रवाना होने से पहले सिगेल आखिरी बार सबकी सहमति लेता है। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। सब अपने अपने परिवार से भारी दिल से अलविदा कहते हैं। सिर्फ सिगेल अकेला बैठकर नताशा के वॉइस मैसेज सुनता है और फूट फूट कर रोता है। आगे की कहानी में सारे एक्सपर्ट्स समंदर के बीच सच की तलाश में निकल पड़ते हैं। जांच में पता चलता है कि अजीब साउंड वेव्स का केंद्र आर्कटिक में है। वहां पहुंचने पर साउंड वेव्स अपने सबसे खतरनाक लेवल पर होती हैं। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और जहाज के नीचे नीली रोशनी फैलने लगती है, लेकिन किसी को इसका अंदाजा नहीं होता। जहाज की लाइट्स झपकने लगती हैं, सिस्टम में गड़बड़ियां आने लगती हैं, लेकिन जांच करने पर सब कुछ नॉर्मल दिखता है। माइक छोटी सबमरीन लेकर नीचे जाता है और 1.5 किलोमीटर गहराई तक पहुंच जाता है। सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन चार्ली को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। उन्हें एहसास होता है कि बाहर कोई उन्हें देख रहा है। लाइट बंद करने पर वे नीले चमकते हुए पॉइंट्स देखते हैं जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। डर के मारे माइक ऊपर लौट आता है। कुछ देर बाद जहाज की बिजली पूरी तरह चली जाती है। जब सिस्टम दोबारा चालू होता है तो मॉनिटर पर दिखता है कि शाओ मेई बेहोश पड़ी है और उसका हाथ पानी में डूबा हुआ है। सेसिल उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हालात और बिगड़ जाते हैं। जांच में पता चलता है कि उसके शरीर में मौजूद सेल्स वही हैं जो लॉबस्टर और केकड़ों में पाए जाते हैं। इसका मतलब था कि सी मॉन्स्टर V2 उसके शरीर में घुस चुका है। चार्ली मशीन रूम के पूल में उस अजीब नीली रोशनी को देखता है जो कभी स्टार जैसी बनती है और कभी धुएं की तरह तैरती है। उसे डर नहीं लगता, बल्कि हैरानी होती है। बाद में पता चलता है कि ये नीले पॉइंट्स असल में VR नाम के सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं, जो मिलकर किसी भी शक्ल में बदल सकते हैं और जिनकी इंटेलिजेंस इंसानों की सोच से कहीं आगे है। सैम बताता है कि VR कम से कम 2.5 अरब साल से मौजूद है। चार्ली कहता है कि लड़ाई बेकार है, अब बस एक ही रास्ता है, VR से शांति का मैसेज देना। सेसिल को VR को मारने वाला केमिकल मिल जाता है, जिससे उन्हें बातचीत की ताकत मिलती है, लेकिन एक बूंद केमिकल डालते ही VR गुस्से में आ जाते हैं। जहाज हिलने लगता है और माइक की मौत हो जाती है। VR जहाज को कंट्रोल करने लगते हैं और बर्फीले पहाड़ से टकरा देते हैं। हालात बेकाबू हो जाते हैं। सिगेल को एहसास होता है कि आखिरी कोशिश करनी होगी। फैसला होता है कि माइक के शरीर में VR इंजेक्ट कर उन्हें शांति का मैसेज दिया जाए, लेकिन चार्ली तय करता है कि वह खुद कुर्बानी देगा। वह सबमरीन में जाता है, खुद को VR के हवाले कर देता है। गहरे समुद्र में VR उसे नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि उसकी भावना को समझते हैं। धीरे धीरे VR पीछे हट जाते हैं। समुद्र शांत हो जाता है और जहाज बच जाता है। VR इंसानों के साथ शांति से रहने का फैसला करते हैं और चार्ली के साथ एक हो जाते हैं। अगली सुबह लहरें चार्ली को किनारे तक छोड़ देती हैं। जैसे ही वह आंखें खोलता है, इस कहानी का एक खूबसूरत अंत हो जाता है। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और पेज को फॉलो कर लें।